हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है इस सीरीज में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में समझेंगे। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, कॉम्पिटिशन परीक्षा के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल की परीक्षा हो, इसमें से क्वेश्चन जो है काफी बड़ी मात्रा पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बड़े मात्रा में पीछे जाते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि चैप्टर बाय चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेना है और कॉन्सेप्ट बनाकर इसके बाद हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने चैप्टर की चर्चा जो है पहले वाले वीडियो में कर लिया है। कौन-कौन चैप्टर हम पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जो इसमें भारत का संवैधानिक विकास है, यहीं से शुरू होता है। तो हमने शुरुआत से शुरू किए एकदम जीरो लेवल से और यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चाहे वो बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होने हो, सभी के लिए समान रूप से ये फायदेमंद होगा। तो देखिए, भारत का संवैधानिक विकास जो है इसको आपको सबसे पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। इसको दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। इसके पहला हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम किए गए थे, उसके संदर्भ में चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश राज के जो शासन पारित अधिनियम पढ़ेंगे, यानी कि ब्रिटिश जो है अपने शासन के अधीन जो भी अधिनियम लाए थे उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज ये बातें आपको शुरू करके ये वाला कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ठीक है, देखिए कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम जब चर्चा स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या-क्या बिंदु है उसको देखेंगे। पहले देखिए, भारत का जो संवैधानिक विकास है तो पहला जो है इसमें आपको ईस्ट इंडिया जो कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम या आपको 1773 से लेकर 1853 तक के जो भी अधिनियम आया था उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये वाली आपको इसी वीडियो में कवर कर देंगे और ब्रिटिश राज के शासन में पारित अधिनियम दोनों इसी में है। तो इसी आपको दिए हुए हैं या और हम जो है जहाँ तक हो सके आपको आज इसको कंप्लीट करेंगे। इसका जब बन जाएगा उसके नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यानी कि यह जो भारत का संवैधानिक विकास है ये हमको 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1773 से लेकर 1853 तक का जो नियम हुआ था उसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ना है देखिए। इसमें पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिव एक्ट पढ़ेंगे, 1784 पढ़ेंगे, 1786 पढ़ेंगे, 1793 पढ़ेंगे, 1713 पढ़ेंगे, 1813 पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट में 3 तरह का है, एक 1793 का है, एक 1813 का है और एक जो है 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम 1773 पढ़ेंगे, 1784 पढ़ेंगे, 1786 पढ़ेंगे, इसके बाद 1793 पढ़ेंगे। याद रखिएगा, फिर से आपको समझा देते हैं। एक बार 1773 पढ़िएगा, 1784 का अधिनियम पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद 1786 का क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद 1793 देखेंगे, इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे 1833। ठीक है, तो आपका चार्टर एक्ट जो है ना यहाँ से शुरू किया है। इसके बाद आप जो है वर्ष याद रखेंगे, वर्ष याद रखें और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग याद करेंगे। स्टार्ट करिए ना। ठीक है, हाँ स्टार्ट करिए। बात है चलिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से शुरू करेंगे। 1773 रेगुलेटिव एक्ट था, उसमें क्या-क्या प्रावधान क्या महत्वपूर्ण बिंदु क्या है परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से आप सवाल करते हैं, हम लोग उसी महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा या फिर से आपको याद करा देते हैं कि 1773 याद रखिएगा, 1784 याद रखिएगा, 1786 याद रखिएगा, 1793, 1813 और 1833। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है 1773 के संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए
1773 में ये घटना क्या हुआ था कि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ और क्या देख रहे थे उन्होंने कि जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश कर्मचारी थे जो यहाँ पर मतलब ड्यूटी कर रहे थे, तो वो लोग जब आपको ब्रिटेन में जाते थे तो वहाँ क्या करते थे कि बहुत सारा ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते थे, ठीक है। इन सब ऐशो आराम की ज़िंदगी इस प्रकार होता था कि वहाँ के जो बड़े लोग भी थे ना, जैसे कि वहाँ के जो सांसद हुआ करते थे, वहाँ के जो सदस्य हुआ करते थे, जो सरकार के जो अभिन्न अंग थे, उनसे भी बेहतर ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, लग्जरियस लाइफ जिया करते थे, ठीक है। तो इन सभी को सूचना जो है जो लॉर्ड जो है नॉर्थ जो वहाँ जब उस समय के प्रधानमंत्री रहते हैं उनके पास ये सूचना जाता है, ठीक है। जब ये सूचना जाता है तो ये गोपनीय समिति का गठन करते हैं। क्या करते हैं? एक गोपनीय समिति का गठन करते हैं। यहाँ पर देखिए है गोपनीय समिति का, और ये गोपनीय समिति जो है ये रिपोर्ट सौंपती है कि कंपनी जो है भारत में जो शासन कर रही है उसमें बहुत ही कुशासन है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं एवं कुशासन से भरा हुआ है, समझे। तो इसको दूर करने के लिए इसी उद्देश्य से 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट जो है वो अपने संसद में पारित करते हैं लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। और तब सबसे पहले हम ये बात को समझ लेते हैं कि परीक्षा के व्यू से आपका क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आपको याद रखना है कि उस समय जो है जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में, तो उस समय जो है ब्रिटेन का आपको प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन करेगा तो आपसे पूछेगा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था? तो कंपनी में कुशासन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लाया गया था। यहाँ से आपको दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, आप इसको प्रश्न के रूप में याद रखिएगा। देख लीजिए, लॉर्ड नॉर्थ है और किसके रिपोर्ट पर? गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन इस बिंदु से आपका बन रहा है, ठीक है। अगला है कि जब भारत में उस समय रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है तो उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी काम करते रहते हैं। एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी होते हैं, एक बम्बई प्रेसिडेंसी होता है और एक मद्रास प्रेसिडेंसी होता है। तब क्या काम किया जाता है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ आप इस बिंदु को आप समझ सकते हैं कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी रहता है, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, चाहे और भी शॉर्ट में कर देते हैं। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, सॉरी, देखिए यहाँ ऐसा समझ, देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे यानी एमबी, ठीक है। तो इसको अंतर्गत किसके कर दिया जाता है? ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया जाता है। ये टोटल क्या है? कलकत्ता प्रेसिडेंसी है और इसके अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कर दिया जाता है। और इसके बाद एक और बात किया जाता है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये आपको ये मद्रास प्रेसिडेंसी का मैनेजर रहता है, मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर रहते हैं और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर रहते हैं, जी फॉर गवर्नर समझिएगा। तो यहाँ जो कलकत्ता के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है, कलकत्ता के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अब इसका दोनों का कंट्रोल जो है इस गवर्नर के पास चला गया, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मैनेजर के ऊपर मैनेजर होता है, जैसे मान लो कोई संगठन है, कंपनी है, और उसमें यहाँ पर ए कोई मैनेजर है, बी कोई मैनेजर है और यहाँ पर सी कोई मैनेजर है, और इसके तीनों का जो कंट्रोल किसी एक आदमी के पास होता है, तो मैनेजरों का मैनेजर यानी सुपर मैनेजर कहला जाएगा। मान के चलिए कि ये सुपर मैनेजर कहेंगे, इसको हम लोग सुपर मैनेजर कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ गवर्नर का पद था मद्रास में और यहाँ बॉम्बे में गवर्नर का पद था। अब इस दोनों गवर्नर के पद को मिलाकर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया और उसके पद के जो नाम है उसको जो है चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो साथियों उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो प्रमुख गवर्नर
इसकी जगह गवर्नर है ना, इसकी जगह क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहला काम ये किया गया। ठीक है, दूसरा काम यह किया गया कि आप गवर्नर जनरल जो है उनकी जो एक परिषद का गठन किया गया, 4 सदस्यीय परिषद। ठीक है, जो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। अब यह बात क्या है, हम समझते हैं थोड़ा आसान शब्दों में। ठीक है, जैसे कि जो गवर्नर जनरल हो गया, जो कलकत्ता का जो प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल जब पद हो गया, तो उसको देख रेख करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाया गया। ठीक है, और उसका हेड जो है गवर्नर जनरल को बना दिया गया। और इस 4 सदस्यीय जो कमेटी थी, इसको कंट्रोल करने के लिए इनकी ब्रिटेन में आपको निदेशक बोर्ड डायरेक्टर बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, ये डायरेक्टर बोर्ड जो है, ये डायरेक्टर बोर्ड कहाँ है, ये आपको ब्रिटेन में है। और ये परिषद 4 सदस्यीय जो परिषद हुआ उसका कहाँ पर है, ये भारत में है। और यहाँ से ये कंट्रोल कर रहा है 4 सदस्यीय परिषद को। और 4 सदस्यीय परिषद जो है ये आपको मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर है उनको कंट्रोल करेंगे। अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है वो उस प्रेसिडेंसी के यानी उस प्रांत के अंतर्गत आने वाले जो स्थान है उनको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो फिर से हम एक बार समझ लेते हैं इस पूरे स्लाइड की बात को कि सबसे पहला क्या करते हैं, लॉर्ड नॉर्थ जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो भ्रष्टाचार और गोपनीय समिति का जो है मतलब तैयारी रिपोर्ट मांगते हैं। गोपनीय समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है कंपनी में पता चलता है कि बहुत ही भ्रष्टाचार और कुशासन है, तो इसको समाप्त करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं और नियम बनाते हैं, कानून पास करते हैं। तो उसका ना 1773 में किए थे, इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। और इसमें प्रावधान क्या किया गया, ये पहले जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। और तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर का जो पद होता था, प्रमुख का पद गवर्नर का, उसको बदलकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो तीनों का जो प्रमुख करके बना दिया गया, उसको गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और ब्रिटेन में स्थित एक निदेशक बोर्ड का गठन किया गया कि अब देखिए ऐसा समझिए। ठीक है, एक बार और बढ़िया से समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे गवर्नर कहाँ हुआ, ये प्रेसिडेंसी में हुआ। गवर्नर कहाँ हुआ, प्रेसिडेंसी में। और यहाँ जो है ये आपको गवर्नर हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी में, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गवर्नर हो गया। ठीक है, और इसको जो है कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया। तो यहाँ जो गवर्नर था, अब यहाँ पर क्या कहला गया, गवर्नर जनरल कहला गया। क्या कहला गया, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए 4 सदस्यीय जो है आपका सदस्य। ठीक है, 4 सदस्यीय जो है सदस्य था, जो यहाँ पर परिषद का गठन किया जो इसको मदद करता था। और ये जो रिपोर्ट जो है कहाँ सौंपता था, ये कंट्रोल निदेशक बोर्ड डायरेक्टर बोर्ड का गठन किया गया कहाँ पे, ये आपका ब्रिटेन में था, जो यहाँ से ये रिपोर्ट इसको सौंपता था। ठीक है, कुल मिला के ये इसमें यही बात है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस एक्ट में, ठीक है, एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। ठीक है, एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान था। ठीक है, तो जिसके तहत जो है कलकत्ता में 1774 में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय के गठित किया गया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में आपको क्या स्थापना किया गया था, उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है, ये कितने सदस्यीय था, जिसमें 4 सदस्यीय न्यायालय का बनाया गया था। ठीक है, 4 सदस्यीय। अब इस जो है उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। अब यहाँ पर एक बात बताएंगे कि भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश यह आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजाई इम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश कितने थे, देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये थे आपको इम्पे। क्या नाम था उनका, इम्पे था, इम्पे नाम था, याद रखिएगा, इम्पे। ठीक है, और ये कब गठन किया गया था, 1774 ईस्वी में कलकत्ता
में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये किस एक्ट के तहत लाया गया था? तो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सदस्य लाया गया था। और पीछे हम पीछे स्लाइड में पढ़े हैं, एक निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था। तो देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर, बता दिए थे कि जो गवर्नर था, जो प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था, अब वह बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और गवर्नर जनरल जो है प्रथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग्स, यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल हो गए, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हो गए, देखिए बंगाल के जो गवर्नर जनरल हो गए, ये आपको कौन हो गए? सबसे प्रथम बार में जो है ये आपको वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वारेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, हेस्टिंग्स, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 4 सदस्य, ये जो सदस्य था गवर्नर जनरल के लिए, उसकी तो वो 4 सदस्य जो परिषद का जो सदस्य था, कौन कौन था? एम ए फिलिप, खाली इसका शॉर्ट नाम याद रखिए, फ्रांसिस मानसन, बारवेल और क्लेवेरिंग, ये 4 सदस्य था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इतना ही प्रमुख बात था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, आप कहिए कि फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं, जरा सा थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या किया गया था कि जो कर्मचारी, जो ब्रिटेन के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे भारत में जो ड्यूटी कर रहे थे, जब वह आपको यूके मतलब ब्रिटेन वापस जब जाते थे, तो वहाँ के जो सांसद थे, मंत्री थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनसे भी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। तो इस ऐसा क्यों हो रहा है, इसको पता करने के लिए वहाँ के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ जो है, एक गोपनीय समिति का गठन करते हैं। और गोपनीय समिति जो रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट में ये बतलाती है कि कंपनी में जो भारत में अधिकारी हैं, वहाँ बहुत ही कुशासन है और भ्रष्टाचार है। इस कुशासन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो है आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया जाता है। ठीक है, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। उसमें ये प्रावधान किया जाता है कि सबसे पहला काम किया जाता है कि तीनों प्रेसिडेंसी जो है, उसको जो है एक प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, यानी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को सिर्फ कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसके बाद दूसरा क्या काम किया जाता है कि जो कलकत्ता में गवर्नर का पद रहता है, आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर का पद रहता है, मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर का पद रहता है, तीनों को मिलाकर जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर रहते हैं, उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो है प्रथम गवर्नर जनरल हो जाते हैं बंगाल के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उसके जो है 4 सदस्यीय, ध्यान दीजिएगा, उसके 4 सदस्यीय, अब उस गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, उस कमेटी के जो सदस्य होते हैं, ये फिलिप होते हैं, फ्रांसिस मानसन होते हैं, बारवेल होते हैं, क्लेवरिंग होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको केवल नाम थोड़ा सा 2-3 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इस 4 सदस्य जो है रिपोर्ट जो है सौंपती है कहाँ? आपको ब्रिटेन में स्थित जो है वहाँ एक निदेशक बोर्ड होता है, उसको रिपोर्ट सौंपती है। तो कुल मिला के पूरा कंट्रोल करती हैं। और उसी में एक 1700 मतलब भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए 1774 ईस्वी में कलकत्ता में भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। और उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं, कौन होते हैं? वो आपको इम्पे थे, याद रखिएगा, एलिजा इम्पे थे, एवं BBI है, एलिजा इम्पे थे। तो कुल मिला के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इतना ही प्रमुख बात था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। हमने आपको बताया था कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, 1784 का पढ़ना है, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है, 1786 में देखेंगे क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, 1793 देखेंगे, इसके बाद हम 1813 देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे 1833 देखेंगे। ठीक है, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ध्यान रखिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब क्या करना है, पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक, देखिए याद रखिएगा, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को
एक दूसरे से अलग कर दिया गया। क्या किया गया? सबसे पहला काम किया गया कि कंपनी जो व्यापारिक और राजनीतिक जो काम कर रहे थे, दोनों काम को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर, वाणिज्य मतलब व्यापार संबंधित बातों को छोड़कर सभी सैनिक और असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामले को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब यह नियंत्रण बोर्ड कहाँ था? तो एक नियंत्रण बोर्ड जो है ब्रिटेन में था। ठीक है, और उसके अधीन कर दिया गया, यानी राजनीतिक मामले जो है कंपनी के अधीन कर दिया। यानी यूके जो ब्रिटेन जो है, आपको व्यापारिक और राजनीतिक दो मामले थे, कंपनी दोनों काम कर रही थी, व्यापारिक भी काम कर रहे थे और राजनीतिक भी काम कर रहे, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। अब व्यापारिक काम सिर्फ कंपनी करना है, दूसरा काम ना करा, इसको क्या कर दिया है बुआ? तो कंपनी का काम, खाली तुम्हारा काम है व्यापार करना, और राजनीतिक मामले में दखलंदाजी नहीं करना। और राजनीतिक कौन करेगा? और राजनीतिक डायरेक्ट यूके यानी कि ब्रिटेन में कौन करेगा? नियंत्रण बोर्ड यानी कंट्रोल बोर्ड जो है, भारत का जो शासन व्यवस्था है डायरेक्ट वहीं कंट्रोल होगा, वहां से कंट्रोल होगा। ठीक है, उसके अधीन कर दिया गया। दूसरा बात है, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन की याद रखिए, बहुत बार पूछा गया, एकदम भी आई है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पूछेगा कि द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के तहत लाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहे। याद रखिएगा, देखिए 1784 में द्वैध शासन स्टार्ट होता है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और कहाँ तक चलता है? ये 1858 ईस्वी तक चलता है। देख लीजिए, देखिए 1784 है, 17 है तो एक बढ़ गया 18 हो गया, ये 8 है 48 हो जाएगा ना। देखिए 17 है तो ये 18 हो गया, 48 है तो क्या हो जाएगा? ये 4 एन्ने जाएगा, 8 एन्ने जाएगा, 58 हो गया। और 58 में ही 10 प्लस हो गए, सॉरी 48 में 10 प्लस होके 58 हो जाएगा। तो याद रखें 1784 में द्वैध शासन की शुरुआत होती है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और यह कब तक विद्यमान रहती है? तो 1858 ईस्वी तक। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का हम प्रमुख बातों को फिर से एक बार नजर देते हैं। देखिए, कंपनी भारत में कौन सा काम कर रही थी? राजनीतिक काम कर रही थी और व्यापारिक काम कर रही थी, यानी व्यापार भी कर रहा था और राजनीतिक हस्तक्षेप भी कर रहा था। ठीक है, तो अब जो क्या किया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि अब दोनों को अलग अलग कर दिया। कंपनी को इस काम सौंपा गया, सिर्फ आपका काम व्यापार करना है और व्यापार कीजिए। ठीक है, बाकी जो राजनीतिक मामले हैं उसका जो है देख रेख यूके डायरेक्ट करेगी, और उसके लिए यूके में यानी ब्रिटेन में कंट्रोल ऑफ बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, वहीं से डायरेक्ट नियंत्रण होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि इसी में जो है द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कहिए इसको, कि पूछता ही है एकदम, कहीं भी किसी भी सेट में आप देखिएगा तब पूछेगा ही पूछेगा। तो द्वैध शासन की शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरू हुआ, और यह जो है 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहा। ठीक है, चलिए अब जो है 1793 की जो प्रमुख बातें हैं, चार्टर एक्ट, यहाँ से अब चार्टर एक्ट कितने होते हैं देख लीजिए। चार्टर एक्ट 3 होता है, 1793 है, आपको 1813 में है, और 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या क्या बातें हैं उस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, जो कंपनी अधिकार था 1784 में दिया गया, वो 1793 में क्या किया गया कि उसको जो है 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी जब 1793 में 20 प्लस कीजिएगा तो कहाँ जाएगा? 1813 आ जाएगा। ठीक है, 1813 तक जो है व्यापारिक अधिकार इसको कंपनी को सौंप दिया कि आप 1813 तक व्यापार कर सकते हैं, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहला काम किया गया। दूसरा काम क्या गया कि इस एक्ट तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ था? देखिए, ये बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था ये आपका ब्रिटेन में था, और यहाँ अब इसके जो अधिकारी थे, इनके जितने भी पदाधिकारी थे, ठीक है, इनका जो पेमेंट होगा, जो वेतन होगा, वो सब कहाँ मिलेगा? जो भारत से जो राजस्व आ रहा है उससे इसके अधिकारी को पेमेंट दिया जाएगा। बस समझ गए?
यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से आप समझ लीजिए इसको कि 1793 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? सबसे पहला प्रावधान कि कंपनी के जो व्यापार करने का जो अधिकार था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 तक वो व्यापार कर सकता था। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपको ब्रिटेन में था, उनके जो वेतन भत्ते मिलने वाले हैं वो सारे जो है भारतीय जो राजस्व, भारत के जो राजस्व वसूले जाते हैं उस राजस्व से उन अधिकारियों को पेमेंट देना का प्रावधान किया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि नहीं दिक्कत होना चाहिए। बस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाइए हम 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, किंतु चीन से व्यापार, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्यापार और चाय के व्यापार का एक अधिकार बना रहा। देखिए कंपनी को क्या किया गया इस अंदर में कि जो 20 वर्ष के लिए व्यापार करने के जो छूट दिया गया था वो भारत में, देखिए भारत में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और चीन में व्यापार करने का अधिकार उस समय तक भी था, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ चाय का व्यापार करने का एक अधिकार को बनाए रखा गया। ठीक है, चाय का व्यापार कर सकता था। ठीक है, क्या कर सकता था? चाय के व्यापार का अधिकार बना रहा। देख ये रिपोर्ट कर रहा है ना, तो चाय का व्यापार कर सकता था, बाकी सभी चीजों को व्यापार कंपनी को करने से रोक दिया गया। ठीक है, हालांकि चीन में जो है पूरी तरह छूट थी, वहां पर व्यापार कर सकता था। तो ये किस प्रावधान में किया गया? तो 1813 याद रखिएगा कि इस एक्ट पूछता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया? इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार के तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए अब यहाँ पर क्या किया गया कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, ध्यान दीजिएगा 1 लाख रुपया, ये प्रावधान क्या? भारतीयों को खुश करने के लिए। ठीक है, भारतीय खुश कैसे होंगे? तो क्या किया कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष जो है ये वर्ष में यहाँ समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपया जो है एक वर्ष में यानी खर्च करेंगे। ये बात क्या कि भारतीय जो विद्वान हैं उनको, जो चूंकि इनका विरोध कौन करेगा? जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो विद्वान होंगे, उन्हीं को, वही लोग ना करेंगे। तो जो यहाँ के जो विद्वान थे, एलिट पर्सन लोग, उनको जो है ये प्रोत्साहन के रूप में देना शुरू किया। और साहित्य के क्षेत्र में जो लेखक वगैरह थे, साहित्य के सुधार के तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। और ये क्यों रखा गया? जैसे साहित्य, जो कि भारतीय जो किताबें थे, भारतीय जो साहित्य था, उनको अध्ययन करने के लिए। और उनमें से जो लोग थे, भारतीय लोग, जो कुछ पढ़ लिख लिया करते थे, खुद को मतलब अंग्रेजी रहन सहन में ढाल लिया करते थे, समझे? वो जीन्स पैंट और शर्ट वाला हो जाया करता था, वो पूछता था कि हम अंग्रेजबे हैं, समझ गए? उनको भी लगता था कि हम अंग्रेज हो गए, समझे? उसके साथ रहन सहन, लेकिन मान सम्मान मिलता नहीं था। लेकिन वैसे लोग भी वो अंग्रेज के तरह ही व्यवहार करते थे भारतीयों के साथ भी, क्योंकि उनको क्या मिलता था? चापलूसी करने के लिए मिलता था। वो अंग्रेजों को चापलूसी करते थे और भारतीयों को वो सताते थे, भारतीय होकर भी भारतीयों को सताते थे। ठीक है, इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए, देखिए यहाँ क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए 1813 में, देखिए 1813 से लेके 1833 तक, यानी 1833 तक 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया। अब कंपनी जो है भारत में राजस्व और प्रदेशों पर नियंत्रण का जो अधिकार है, ये कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु को अब समझना चाहिएगा, तो एक बार और हम रिपीट कर देते हैं कि देखिए 1813 का चार्टर एक्ट था, इस समय जो है कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार जो भारत में था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार दिया कि आप चाय का जो है व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, चाय को छोड़कर बाकी सभी व्यापार को आप बंद कर दिया गया। लेकिन चीन में जो उस समय ब्रिटिश का हुकूमत था, वहाँ पर सभी तरह के व्यापार कर सकते हैं। पहला प्रावधान ये हो गया। इसके बाद क्या किया गया कि कंपनी के जो है 20 वर्षों के लिए भारत पर नियंत्रण करने के लिए, राजस्व वसूली के लिए भी ये आपको कर दिया गया कि भारत में आप राजस्व वसूल कर सकते हैं। और कंपनी को जो है
भारत नियंत्रण में ला सकते हैं, इतना आपको काम करने दिया, ठीक है। दूसरा था कि भारत के जो एलिट पर्सन लोग थे, बौद्धिक लोग थे, बौद्धिक मतलब क्या होगा कि बहुत विद्वान लोग, ठीक है, उनको कुछ 1 लाख रुपया प्रति वर्ष का मतलब प्रोत्साहन, 1 लाख रुपया बजट बनाया गया, 1 लाख बजट में प्रोत्साहन राशि देबो बोलूँ, ठीक है। और इसके बाद साहित्य के सुधार के लिए, ताकि साहित्य के अध्ययन करके वो जो है भारतीयों पर और ज़्यादा मतलब भारतीयों द्वारा ही हुकूमत जमाए, ये बात का प्रावधान कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट में मिलता है, समझिए। जो भारतीय संविधान का जो निर्माण है, यहीं से इसका शुरू होता है। कब से? 1833 के चार्टर एक्ट से। कहाँ से शुरू होता है? चार्टर एक्ट से शुरुआत कह सकते हैं कि आपको यहाँ से शुरू हुआ, धुंधला नजर आने लगा, ठीक है। इस एक्ट से कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ठीक है। अब कंपनी को देख लीजिए, अब कंपनी के यहाँ पर व्यापार जो कार्य कर रहा था उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब जो है आप राजनीतिक मामले अब आप देखिए वहाँ पर, ठीक है। कंपनी का चूंकि बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, वो आपको ब्रिटेन में जो सरकार चुनी जाती थी उस पर भी उसके अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, ठीक है। उस नियंत्रण के वजह से ही कंपनी को जो है अब जो है भारत के राजनीतिक जो मामले थे, व्यापारिक कार्य न करके राजनीतिक काम करने के लिए उसको कार्य को सौंपा गया, ठीक है। अब देखिए इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन केंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया? केंद्रीकरण किया गया। अब बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि 1833 में अब बंगाल के जो गवर्नर, याद कीजिए बंगाल के जो गवर्नर थे, क्या किया गया? बंगाल के जो गवर्नर थे, ठीक है ना, गवर्नर के जो पद थे अब इसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल जो है बनने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। इनका क्या नाम था? विलियम बेंटिक कह सकते हैं, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम, एल बी करते हैं और यहाँ पर बेंटिक कर देते हैं, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सब प्रथम व्यक्ति हो गए जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर सवार होने वाले, समझिए। ये कब आया गया? 1833 में। 1773 ईस्वी में, याद रखिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको बंगाल के गवर्नर पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल बनाया गया था। और उस समय प्रथम जो व्यक्ति थे वो वारेन हेस्टिंग्स से थे, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और अब जो है 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब जो है गवर्नर जनरल जो है वो बंगाल का न कहलाकर वो भारत का कहलाने लगे। और प्रथम बनने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यह केंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब अब जो है सारा भारत का जो कंट्रोल है वो जो है अब भारत के गवर्नर जनरल के ही आदेश पर होने लगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें फैक्ट जो है आप याद रखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट में, ठीक है, संविधान निर्माण के धुंधले यहाँ संकेत मिलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त, व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वो राजनीतिक मामले देखने लगे। और गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके अब भारत का गवर्नर जनरल पद का निर्माण किया गया। और भारत के गवर्नर जनरल पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए। और यहाँ पर केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई, चूंकि अब पद एक ही हो गया, ठीक है, तो केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई। तो ये 4-5 पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया। परिषद जो बनाया गया था उसका विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। देखिए पहले जो परिषद था उस परिषद में, ठीक है, उस परिषद में कितना सदस्य था? पहले सदस्य की संख्या 3 था। कितना था? 3। अब उसमें एक सदस्य को जोड़ दिया गया, एक विधि सदस्य को जोड़ दिया, यानी कि वो कानून के जानकार वाले लोग थे
उनको इसमें जोड़ दिया गया। अब विधायक परिषद की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, सदस्यों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। अब जो है इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार अब भारत सरकार कहलाने लगा और उसकी परिषद भारतीय परिषद कहलाने लगा। क्या होगा, जो है अब गवर्नर जनरल की सरकार, जो हम लोग गवर्नर जनरल की सरकार कह रहे थे, गवर्नर जनरल की जो सरकार था अब वह किसमें बदल गया, गवर्नर की सरकार अब ये भारत सरकार में बदल गया। क्या कहलाने लगा, भारत सरकार। और उसकी जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, अब यहाँ देखिए ये परिषद जो था ये चेंज होकर किसमें हो गया, देखिए अब ये भारत परिषद कहलाने लगा। ठीक है, क्या कहलाने लगा, ये भारत परिषद कहलाने लगा। ठीक है, भारत परिषद कहलाने लगा। अब भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध, भारत में जो पहले से जो कानून थे लिपिबद्ध उसको किया गया तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया। भारत के जो हिंदू कानून थे उनको लिपिबद्ध किया, जो विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं या कह सकते हैं भारत के जो ऐतिहासिक जो चीज़ थे उनसे जो एक नियम बनाए गए थे, नियम बना हुआ था जो सामाजिक संरचना के तहत बनाए गए थे। जैसे कि आप कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था एक नियम था, शादी व्यवस्था, शादी विवाह का एक अलग नियम था। वो सारे नियमों का जो है एक संग्रह करके उसको लिपिबद्ध किया गया, जो आज हमारे पैनल के रूप में इंडियन पैनल कोड, जो आईपीसी धारा जो होती है, इंडियन पैनल कोड जो होता है उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग, यहीं पर एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है इसमें। अब हम लोग देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट होता है ये अंतिम चार्टर एक्ट था। कितना था, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें क्या किया गया, बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल के लिए क्या नियुक्त किया गया, अब वहाँ स्पेशल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। विधायी परिषद जो थी और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया, यानी कि न्यायालय से संबंधित बातें और जो कार्यकारी परिषद थे उनको जो है दोनों को पहले अलग कर दिया। पहले किस में था, ये सम्मिलित रूप में से था। ये चार्टर एक्ट जो हम लोग देखें, चार्टर एक्ट जो 1793 से शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद 1813 आया, फिर इसके बाद 1833 आया, इसके बाद क्या आता है 1853 आता है चार्टर एक्ट। ठीक है, अब क्या किया कि बंगाल के लिए इसमें स्पेशल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद जब दोनों एक में था तो उसको क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल की स्थापना की गई। इसी एक्ट के द्वारा 1853 के द्वारा ही भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हम नेक्स्ट देखिए, अब जो है इसका एक पार्ट जो है मैं यहीं समाप्त करता हूं और फिर जो है कि नेक्स्ट पार्ट जो है आपका जो बी पार्ट है जो भारतीय शासन अधिनियम 1858 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार थोड़ा सा नहीं हम रिवीजन करा देते हैं, कितना हो गया देखो तो इसको, एक बार फटाफट आपको रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, एक्सप्रेस में याद रखिएगा। देखिए आपको याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले आप समझिए आराम से। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 याद रखिएगा, 1784 याद रखिएगा, इसके बाद रखिएगा 1786 देखना है, इसके बाद 1793 देखना है, इसके बाद 1700 कितना देखना है, 13 देखना है, सॉरी 1813 देखना है। ठीक है, इसके बाद 1833 देखना है, 1800 क्या देखना है, 53 देखना है। ठीक है, यहाँ पर एक नहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो 1853 देखना है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ होते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी के जो अधिकारी जब यहाँ से ब्रिटेन में जब जाते हैं तो उनकी जो शान शौकत ऐशो आराम की जो ज़िंदगी होती है उसको देखकर वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं, वहाँ के आम जनता होते हैं, ये सोचते हैं, विचलित हो जाते हैं कि आखिर भारत में क्या है जो इतना ज़्यादा
वहाँ के अधिकारी जब यहाँ आते हैं रिटायरमेंट के बाद तो बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो लॉर्ड नॉर्थ क्या काम करते हैं कि एक गोपनीय समिति का गठन करते हैं और उस गोपनीय समिति रिपोर्ट सौंपता है कि वहाँ जो भारत में जो कर्मचारी हैं वहाँ बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, वहाँ कुशासन की स्थिति है, ठीक है। तो जो इस रिपोर्ट जब सौंपते हैं, इस रिपोर्ट के आधार पर आपको लॉर्ड नॉर्थ जो है एक रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, कानून पास करते हैं और उस कानून के तहत प्रावधान करते हैं कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को तीनों को मिलाकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया जाता है। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर जनरल का गवर्नर का पद होता है, क्योंकि अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर का पद था, तो तीनों को मिला के बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया जाता है और उस पद को गवर्नर जनरल कहा जाता है। और प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले जो लोग हैं बैरन हेस्टिंग्स हो जाते हैं। बैरन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद 1774 ईस्वी में आपको भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है, प्रथम उच्चतम न्यायालय का, जिसमें आपको प्रथम जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इलिया इम्पे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी क्लियर हो गई होगी आप लोग को। इसके बाद एक और प्रावधान किया गया था, देखते हैं जरा सा, देखिए, हाँ देखिए, इसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद था उसको कंट्रोल करने के लिए एक परिषद का गठन किया जाता है। तो यह परिषद जो है, जा रहे हैं क्या, बेटा हो गई था, निदेशक बोर्ड की प्रति उत्तरदायी होती है, जो कहाँ होती है, जो बंगाल में आपको ब्रिटेन में स्थित होते हैं, ठीक है। अब कंक्लूड कर ही रहे हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जो 4 परिषद जो गठन किया था उसके जो सदस्य होते हैं, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, वारवेल, क्लेविंग होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो इस एक्ट में इतना ही था। अब इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में जो है ये प्रावधान किया कि कंपनी जो पहले से व्यापारिक काम कर रहे हैं, राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, उनको दोनों को अलग कर दिया जाता है और सिर्फ कहा जाता है कि आप सिर्फ व्यापार कीजिए, राजनीतिक जो मामले हैं वो सारे जो है यूके में यानी कि ब्रिटेन में से जो कंट्रोल बोर्ड होंगे वो देखेंगे, ठीक है। इसी अधिनियम में ये बात किया जाता है कि ये द्वैध शासन की शुरुआत होता है। क्या होता है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और यह चलता है कब तक, ये 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट में हम लोग देखते हैं कि जो कंपनी के जब व्यापारिक अधिकार होता है करने का, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है और इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन जो है अब भारतीय राजस्व से जो आएगा पैसा, उसको जो है उसी पैसा से अब दिया जाता है पेमेंट, किसको, अब दिया जाता है इसको कंपनी के अधिकारियों को, ठीक है, जो कंट्रोल ऑफ बोर्ड जो आपको यूके में है उसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या कहते हैं कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार होते हैं भारत में समाप्त कर दिया जाता है और सिर्फ बात कहता है कि चाय का जो व्यापार है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद चीन में जो है व्यापार जो होता है उसको छोड़कर वहाँ आप कर सकते हैं व्यापार, कंपनी को ये बात कहा गया, ठीक है। इसके बाद 1 लाख रुपया जो है प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को देने के, प्रति वर्ष जो है एक बजट बनाया गया कि 1 लाख रुपया में भारतीय विद्वानों को और साहित्य के सुधार के लिए पुरस्कृत करने के लिए एक बजट बनाया जाता है। हालांकि वो करता नहीं है लेकिन बजट बनाया जाता है, ठीक है। और कंपनी के ईस्ट इंडिया जो कंपनी के जो अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों यानी कंपनी जो है अगले 20 वर्ष तक यानी 1833 तक भारत के राजस्व और भारत पर नियंत्रण का अधिकार इसको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला है कि 1833 का चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाता है। तो इसमें संविधान निर्माण का प्रथम धुंधला संकेत मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर जाता है और उसे भविष्य में राजनीतिक काम दिया जाता है। आप देखिए कि यहाँ व्यापारिक काम समाप्त कर, पहले क्या किया गया, आपको कंपनी को जो है व्यापारिक काम समाप्त कर करके राजनीतिक काम समाप्त करके व्यापारिक काम सौंपा गया। अब जो है इसको व्यापारिक काम समाप्त करके राजनीतिक काम सौंपा जाता है, ठीक है।
और इसके बाद जो है से कि भारतीय शासन जो व्यवस्था वो केंद्रीकरण कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर जनरल जो पद होते हैं उनको समाप्त करके अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और ये 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। और सबसे प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, ठीक है। और पहले सदस्य संख्या 3 था, अब जो है सदस्य संख्या 4 कर दिया गया। पहले जो है कहलाता था क्या? गवर्नर जनरल की सरकार कहलाता था, अब वह कहलाने लगा भारत सरकार कहलाने लगा। पहले जो परिषद था वो भारत परिषद कहलाने लगा, ठीक है। और इसी में भारतीय कानूनों को सुधार के उद्देश्य से और लिपिबद्ध करने के उद्देश्य से एक आयोग का यानी विधि आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। और परिषद की संख्या पहले 3 थी जो अब 1 मिला दिया गया, एक 4 हो गया, ठीक है। अब 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि यह अंतिम चार्टर एक्ट था और इसमें क्या किया कि बंगाल के लिए स्पेशल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर जो विधायी परिषद यानी कि न्याय से संबंधित काम देखने वाले न्याय परिषद और कार्यकारी परिषद को दोनों को अलग कर दिया जाता है। और इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए विधान मंडल की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 है, अब इसके सेकेंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा आपको, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप जो है बिहार टीचर वाले जो वैकेंसी है बीपीएससी का, ठीक है, उसमें आप 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के आप फॉर्म फिलअप किए हैं या 9 to 10 के लिए किए हैं या +2 के लिए, सभी में आपको राजनीति व्यवस्था जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसको पढ़ना चाहिए, वीडियो को देखना चाहिए और एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कोई भी परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का इससे आप संग्रह जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तब आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है। तो अभी समय बहुत कम है, थ्योरी पहले प्रयास है कि थ्योरी जल्द से जल्द करा दिया जाए और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव का कुछ सेशन लेकर जब आएंगे तो आपको ये थ्योरी काम आएगा, ठीक है। तो इस लगले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या कर लेना है कि थ्योरी का वीडियो देख लेना है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मेरे दोस्तों आपके लिए ये प्रयास किया जा रहा है, मेरा प्रयास कैसा लगता है आपको आप कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपका ये प्रतिभा फाउंडेशन परिवार एक बहुत बड़ा परिवार बन सके और आपको और भी आपके लिए और भी सुविधा का हम बढ़ोतरी कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।